Hello everyone, welcome back to my channel Study Miles with SS. Hope so you all are good. So what we are going to discuss today is some new marketing terms. आज हम लोग कुछ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे जिसमें आपको नए टर्म्स देखने को मिलेंगे. ओके एंड मोर ओवर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ये टर्म्स को सुना होगा बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दीज टर्म्स, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ये टर्म्स कभी सुना ही नहीं होगा. ओके सो आज हम लोग इन्हीं टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे. इंटायरली ये न्यू टर्म्स हैं. सो स्टार्ट करते हैं. पेपर 2 कॉमर्स के लिए भी एज वेल एज मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है ये सेशन. सो डोंट मिस दिस सेशन एंड वॉच द फुल वीडियो. एंड मोर ओवर you all can join my telegram for pdfs and daily quizzes of paper 1 commerce management. पेपर 1 का भी कुछ कंडक्ट कराया जाता है, पेपर 2 कॉमर्स और मैनेजमेंट का. सो फॉर दीज quizzes you all can join my telegram channel. Link is in the description box or simply you can search on the search bar of telegram study miles with ss. आपको मेरा चैनल ईजिली मिल जाएगा. ओके और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए हैं तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए. सो ओके स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम. सो आज हम लोग पहला टर्म जो है वो क्या पढ़ेंगे, दैट इज डिमांड जनरेशन. ओके डिमांड जनरेशन क्या है? अगर आप इस टर्म को ब्रेक डाउन करोगे तो दो आपको वर्ड्स मिलेंगे. पहला है डिमांड और सेकंड है मेरा जनरेशन. ठीक है, डिमांड क्या होता है? डिमांड मीन्स आप किसी चीज़ की मांग कर रहे हो, उसको कहते हैं डिमांड. तो डिमांड जनरेशन क्या होगा? मीन्स उसको जनरेट करना. जनरेट करना मीन्स उसका ओरिजिनेशन होना. ओके तो सिंपली डिमांड जनरेशन क्या है? जनरेटिंग डिमांड फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस. अब आपका जो प्रोडक्ट है या आपके जो सर्विसेज हैं उसके लिए डिमांड को जनरेट करना, डिमांड को एक तरह से पैदा करना, वो होता है डिमांड जनरेशन. फॉर्मली इट इज़ डेटा ड्रिवन फोकस ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस अवेयरनेस एंड इंटरेस्ट इन कंपनीज ऑफरिंग्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी. ओके अब ये डिमांड कैसे पैदा होगी? हम डिमांड को कैसे जनरेट करेंगे? अवेयरनेस के थ्रू जनरेट करेंगे. सिंपली जब आपके जो कस्टमर्स है, जो आपके पीपल है, जब तक अवेयर नहीं होंगे आपके प्रोडक्ट को लेकर के, आपके सर्विसेज को लेकर के, तो वो कैसे डिमांड करेंगे? वो नहीं करेंगे डिमांड. डिमांड करने के लिए आपके प्रोडक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा इन्फॉर्मेशन होना चाहिए. और इन्फॉर्मेशन के लिए दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है? अवेयरनेस होना चाहिए. ओके अवेयरनेस के बाद क्या होंगे? वो अटेंटिव होंगे. अटेंटिव के बाद वो डिसाइड करेंगे whether to purchase the product or to reject the product. और उसके बाद फाइनली वो क्या करेंगे? परचेज करेंगे. ठीक है, और फिर पोस्ट परचेज होगा. मीन्स परचेज करने के बाद उनको प्रोडक्ट पसंद आया नहीं आया, दैट इंटायरली डिपेंड्स ऑन द कस्टमर. सो डिमांड जनरेशन क्या होता है? अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज की डिमांड को जनरेट करना, दैट इज डिमांड जनरेशन. ओके ये रिविजन सेशन है तो थोड़ा क्विक में जाऊंगी. चलो अब है रेवेन्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. रेवेन्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रेवेन्यू इसको RPM भी कहते हैं शॉर्ट में. एक प्रोसेस है यूज्ड टू एनालाइज एंड इम्प्रूव सेल्स एंड मार्केटिंग एफर्ट्स यूजिंग रेवेन्यू एज अ फोकल पॉइंट. रेवेन्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस दैट टचेस बोथ सेल्स एंड मार्केटिंग. सी रेवेन्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है कि आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो रहा है, कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, तो उसके बाद जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसके परफॉर्मेंस को हम कैसे इम्प्रूव करें. अब सपोज आपका जो है 10 प्रोडक्ट आपका सेल हुआ मार्केट में. ठीक है, जो 10 प्रोडक्ट है, हर प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या है? 5 है. ठीक है, तो आपका जो रेवेन्यू हुआ वो 50 रुपीज़ हुआ. ओके तो इस 50 रुपीज़ को अब जब नेक्स्ट टाइम जब आप प्रोडक्ट सेल करोगे तो आप कोशिश करोगे कि 50 रुपीज़ मेरे को 55 दे, या ये 55 रुपीज़ मेरे को फिर कितना दे? 60 दे. तो ये कैसे इम्प्रूव होगा? आपके परफॉर्मेंस के थ्रू. आप इसको मेजर कैसे करोगे? इसका इम्प्रूवमेंट करके. तो और ये जो इम्प्रूवमेंट होगा ये दोनों टर्म्स, दोनों एंड से होगा. सेल्स में भी होगा, बोथ सेल्स एज वेल एज मार्केटिंग. आप अगर बेचोगे सामान तो भी आपको अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना होगा ताकि रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो सके. और मार्केटिंग के लिए क्या होगा? मार्केटिंग के लिए आपको थोड़े मार्केटिंग एफर्ट्स डालने होंगे.
जब तक लोग जानेंगे नहीं, अवेयर नहीं होंगे, तब तक आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो रेवेन्यू परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या बताता है कि कैसे हम पहले प्रोडक्ट को एक्वायर करेंगे, हम कस्टमर्स को, वैसे कस्टमर्स को एक्वायर करेंगे जो मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदे, फिर उन कस्टमर्स को हम क्या करके रखेंगे, रिटेन करके रखेंगे। रिटेन करके रखना मीन्स आप समझो आपके पास कोई कस्टमर आया है, ठीक है, वो कस्टमर ने सामान ख़रीदा आपसे, तो आप यही कोशिश करोगे कि ये जो सामान मैंने इसको बेचा है ये हर बार मेरे ही दुकान से सामान लेकर के जाए, तो आप उसको अपने पास रखना चाहोगे, तो उसको कहते हैं रिटेंशन, रिटेन करके रखना। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक्सपैंड होगा। आप जैसे जैसे एक कस्टमर आएगा, 2 कस्टमर, फिर 3 कस्टमर, फिर 10 कस्टमर, तो एक्वायर करना कस्टमर्स को, रिटेन करके रखना और फिर उसका एक्सपेंशन होना। आर अलाइन टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, और इसी से आपके बिजनेस को प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, रेवेन्यू का परफॉर्मेंस सही होगा। सो ये होता है पूरा रेवेन्यू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ओके, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट है लीड नर्चरिंग। ओके, नर्चर मतलब क्या हुआ, नर्चर मतलब जो भी उसका जो ग्रोथ हो रहा है वो कितना सही से हो रहा है, उसका जो बिल्डिंग हो रहा है, बिल्डअप हो रहा है, वो कितना प्रॉपर हो रहा है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एजुकेटिंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट विथ योर प्रॉस्पेक्ट्स टू गाइड देम थ्रू द बायर्स जर्नी। मैंने पिछले वीडियो में, जब मार्केटिंग की लास्ट वीडियो मैंने डाला था, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉस्पेक्ट और कस्टमर, एक प्रॉस्पेक्ट और एक कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। प्रॉस्पेक्ट होता है जो आपका कस्टमर बनने को तैयार है, मींस आपका प्रोडक्ट देख रहा है, उसको पसंद आ रहा है, वो खरीदेगा भी, या वो खरीदना चाह रहा है, वो होता है प्रॉस्पेक्ट। और कस्टमर क्या होता है, जो ऑलरेडी मेरे प्रोडक्ट्स को खरीद लिया, मेरे प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है, दैट इज़ योर फाइनल कस्टमर। और प्रॉस्पेक्ट क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट को वो देख रहा है, अवेयर हो रहा है, फिर वो डिसाइड करेगा कि लेना है कि नहीं लेना, मीन्स वो बायर स्टेज के प्रोसेस पे पहुंच चुका है, दैट इज़ प्रॉस्पेक्ट। तो लीड नर्चरिंग क्या होता है कि हम एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डअप करें अपने कस्टमर्स के साथ, एक फेथफुल रिलेशन बिल्ड करें, लॉयल रहे, ताकि मेरे कस्टमर्स को हम रिटेन करके रखें, और जितना हो सके वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो मेरे कस्टमर्स में चेंज हो, दैट इज़ लीड नर्चरिंग। आप ये पढ़ोगे तो आपको पूरा यही डेफिनेशन मिलेगा। द अल्टीमेट गोल ऑफ लीड नर्चरिंग इज़ टू प्रोवाइड योर प्रॉस्पेक्ट्स एक यूनिक एक्सपीरियंस दें, ताकि वो वापस से आपका सामान खरीदें और इवेंचुअली कन्वर्ट हो किसमें, वो आपके कस्टमर्स में। सो ये था लीड नर्चरिंग। ओके, नेक्स्ट है सेल्स इनेबलमेंट। सेल्स इनेबलमेंट क्या होता है, ये आपके सेल्स टीम को होता है, इम्प्रूव करता है। जो भी आपका सेल्स में क्या, सेल्स मैनेजर आता है, सेल्स मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, उनको क्या करना, उनको प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स को इम्प्रूव करें। और ये रिसोर्सेज में क्या हो सकता है, कंटेंट हो सकता है, आपको नॉलेज मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। अब सपोज़ आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, ठीक है, सपोज़ टूथपेस्ट आपने लॉन्च किया है, ये टूथपेस्ट आपने मार्केट में लॉन्च किया, आपको कैसे पता चलेगा कि टूथपेस्ट आपका बिक रहा है कि नहीं बिक रहा। आपने जो, समझ लीजिए आपने होलसेलर को पहले दिया, ओके, देन आप होलसेलर रिटेलर को देगा, फिर फाइनल कस्टमर को देगा। तो आपको ये कस्टमर के नॉलेज का, कि कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया है नहीं आया, कैसे पता चलेगा, रिटेलर से, रिटेलर होलसेलर, फिर होलसेलर बताएगा किसको, आपको बताएगा। सो जो इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मिलेगा, वो चेन बाय चेन जाके तब आपको मिलेगा। सो इसके लिए जो इम्प्रूवमेंट है, जो सेल्स है, वो हमको बढ़ाना पड़ेगा, ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉयज़ है वो होलसेलर के पास भी रहे, रिटेलर के पास भी रहे, ताकि उनको नॉलेज जो है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिले, और वो इन्फॉर्मेशन फिर फाइनल जो मैन्युफैक्चरर है उसको मिले, और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग, कस्टमर के टेस्ट और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो फिर प्रोडक्ट को बनाए। ठीक है, सो दीज रिसोर्सेज में इंक्लूड कंटेंट, टूल्स, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन टू इफेक्टिवली सेल योर प्रोडक्ट और सर्विस टू कस्टमर। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोचिंग टूल्स एंड कंटेंट टू हेल्प योर सेल्स टीम बी मोर एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। अगेन 2 टर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक होता है इफ़ेक्टिवनेस और एक होता है एफिशिएंसी। ये दोनों टर्म्स लगते बहुत सिमिलर है, बट दोनों में ज़मीन आसमान का डिफरेंस रहता है।
ठीक है, दोनों टर्म्स जो हैं बहुत डिफरेंट रहते हैं। सो अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं डिटेल वीडियो इसकी लाऊंगी, इफेक्टिवनेस क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होता है, ठीक है। योर सेल्स टीम नीड्स टू बी प्रॉपरली इनेबल टू कैरी आउट अ सक्सेसफुल सेल्स स्ट्रैटेजी। बट शॉर्ट में इतना जान लो, इफेक्टिवनेस क्या होता है कि बस काम मेरा सही ढंग से हो जाए। डजेंट मैटर मेरे को 2 दिन लग रहा है, 3 दिन लग रहा है, 10 दिन लग रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा बस काम हो जाए, चाहे कितने भी रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हो, दैट डजेंट मैटर। बट एफिशिएंसी क्या होता है कि जो कम से कम टाइम में मेरा प्रॉपर चीज़ें बन जाए, वो होता है एफिशिएंसी। इफ़ेक्टिवनेस होता है कि एकदम प्रॉपर काम होना चाहिए इफ़ेक्टिव वे में। एफिशिएंसी होता है कि हम लेस रिसोर्सेस में हम काम करें। अब वो मेरा काम अच्छा हो नहीं हो वो हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम कम टाइम में कम रिसोर्सेस में काम ख़त्म कर देंगे। अब वो काम पसंद आए नहीं आए वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। यही डिफरेंस है एफिशिएंसी इफ़ेक्टिवनेस में, ये बेसिक डिफरेंस है। बट और अगर आप एलाबोरेट करोगे तो बहुत सारे इसके अंदर डिफरेंसेस आपको मिलेंगे। सो अगर आप चाहते हो इन दोनों पे एक प्रॉपर वीडियो, सो कमेंट करना कमेंट सेक्शन बॉक्स में, मैं वीडियो लेकर आ जाऊँगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वर्ड ऑफ माउथ। आई गेस ये जो टर्म है ये सबने सुना होगा, वर्ड ऑफ माउथ। इसको क्या कहते हैं, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज़ आप अपने फ्रेंड के पास गए, ठीक है, आप सपोज़ आपको क्या लेना है, ओके सपोज़ मैगी और यिप्पी का एग्जांपल ले लेते हैं, मैगी एंड यिप्पी। आप अपने फ्रेंड के पास गए, फ्रेंड ने बोला कि मार्केट में एक चीज़ आई, नूडल्स टाइप की चीज़ आई है जो कि मैगी से भी बहुत टेस्टी है, मीन्स मैगी से भी बहुत टेस्टी है। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि हाँ मैगी का भी कोई कॉम्पिटिटर है तो उसके पास जाते हैं, वो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं। तो आपने ये प्रोडक्ट यिप्पी के पास आप कैसे गए, ऑल्दो यू वर अनअवेयर अबाउट दिस प्रोडक्ट बट स्टिल आप इस प्रोडक्ट के पास कैसे पहुँचे, आपके फ्रेंड के थ्रू। फ्रेंड ने बताया, रिकमेंड किया कि हाँ यिप्पी लेके देखो, अच्छा लगेगा, टेस्ट ज़्यादा बेटर है। तो ये जो फ्रेंड ने जो आपको कहा, ये क्या जो कहा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे वर्ड ऑफ माउथ। मतलब अपने मुंह से उसने उस प्रोडक्ट की बड़ाई की और जिस वजह से आप उस प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हुए, अवेयर हुए और वो प्रोडक्ट चले गए खरीदने, ये होता है वर्ड ऑफ माउथ, ठीक है। सो इट इज़ द, या तो ओरल हो सकता है या रिटन एडवोकेसी ऑफ अ गुड और सर्विस फ्रॉम अ सेटिस्फाइड कस्टमर। जो कस्टमर ऑलरेडी सेटिस्फाइड है वो आपको बोलेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है, ये पी ज़्यादा अच्छा है, तो ये खरीदने जाओ। टू अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर, इट इज़ अ वाइडली कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ प्रमोशन। ये प्रमोशन का सबसे मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म है। पॉजिटिव भी है एज वेल एज नेगेटिव भी है। अगर वो बोल देगा कि नहीं यिप्पी कभी मत खाना, हमने एक बार ट्राई करके देखा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि वो वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू वो प्रमोशन हुआ है। ओके, सो यही होता है वर्ड ऑफ माउथ। चलो नेक्स्ट है फायर। फायर एक्रोनिम इसका क्या है, फिट है, नोइंग योर टारगेट्स अकाउंट्स या कस्टमर्स। आपको अपने कस्टमर्स पता होने चाहिए, किस मार्केट की तरफ आप टारगेट करोगे कि वहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स मिले। फिट होना चाहिए आपको प्रोडक्ट। इंटेंट, knowing which of your target accounts are actively researching for buying product or solution। इंटेंट, आपका क्या इंटेंशन है। अब ऐसे सपोज अगर आप जैसे विलेज में अगर आप खोल लोगे किसी लिवाइस का शोरूम सपोज, तो क्या वहाँ वो चलेगा? वो शोरूम नहीं चलेगा, क्योंकि उसका इंटेंशन नहीं है। वहाँ पे कस्टमर्स जानते ही नहीं है उस ब्रांड को, ठीक है, वो सर्च करेंगे नहीं उस ब्रांड को। सो विलेज में लिवाइस नहीं चलेगा। सो इंटेंट कैसा होना चाहिए, आपके टारगेट अकाउंट्स कहाँ हैं वो आपको पता होना चाहिए, या कस्टमर्स जो हैं वो एक्टिवली उस चीज़ को ढूंढ रहे हैं। तो जो कस्टमर्स वहाँ पे हैं ही नहीं, वो उस प्रोडक्ट को डेफिनेटली नहीं सर्च करेंगे। अब लिवाइस का जो शोरूम है, विलेज में कितने ही लोग जाएंगे, 1 या 2 जो बहुत रिच होंगे वो खरीदेंगे वहाँ से, तो वो लोग वो एक्टिव सर्चिंग नहीं वहाँ पे होंगे। सो इंटेंशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशनशिप मीन्स नोइंग विच अकाउंट्स हैव द डीपेस्ट रिलेशनशिप विद योर कंपनी। आपकी कंपनी के साथ रिलेशन कितना ट्रस्टी है, कितना लॉयल रिलेशन है, वो पता होना चाहिए। और इंगेजमेंट,
कि जो आप इंगेज कर रहे हो राइट पीपल को इंगेज कर रहे हो राइट अकाउंट्स में। यही होता है फायर का फुल फॉर्म। फिट होना चाहिए, इंटेंशन पता होना चाहिए कि आपको कहाँ पे अपने टारगेट कस्टमर्स आपके हैं, रिलेशनशिप अच्छा बिल्ड स्ट्रॉन्ग डेवलप होना चाहिए, और एंगेजमेंट कि जो भी कस्टमर्स हैं, जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो सामान को ख़रीदना चाह रहे हैं या सामान को थर्ड पार्टी के द्वारा बेच रहे हैं, तो वो राइट पीपल हो और राइट अकाउंट में हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, चर्न रेट। द चर्न रेट ऑल्सो नोन एज द रेट ऑफ एट्रीब्यूशन और कस्टमर चर्न इज द रेट at which customers stop doing business with an entity. It is most commonly expressed as the percentage of services subscribers who discontinue. ठीक है, churn rate सिंपली आप ऐसे समझो कि जैसे बहुत सारे लोग हो गए जो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिए होंगे। ठीक है, एक जब कोविड के टाइम पे, जब कोविड लगा था उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया था नेटफ्लिक्स का और हॉटस्टार का। ठीक है, बट जैसे ही उनका कोविड थोड़ा सा कम हुआ, लॉकडाउन ख़त्म हुआ, लोग अपने अपने काम पे जाने लगे, तो जो सब्सक्राइबर्स जो हैं वो कम हो गए। तो जब किसी भी चीज़ के सब्सक्रिप्शन या सब्सक्राइबर्स कम हो जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो चर्न रेट हो जाता है। मीन्स उतना वो घट गया, उतना डिक्रीमेंट हो गया उसमें। ठीक है, लोग डिसकंटिन्यू हो गए उस चीज़ से, वो होता है मेरा चर्न रेट। ठीक है, इट इज़ अ मेजरमेंट यूज टू कैलकुलेट कस्टमर रिटेंशन एंड इज सिग्निफिकेंट फॉर रिकरिंग रेवेन्यू कंपनीज। कस्टमर आपके कितने बचे हुए हैं, कितने कस्टमर्स छोड़ के चले गए हैं, जो छोड़ के चले जाते उसी को हम कहते हैं चर्न रेट। ठीक है, ये इसका सिंपली मीनिंग था, ये सारा आप पढ़ लेना। टू कैलकुलेट चर्न रेट you have to divide number of customers lost during a time period by the number of customers you had at the beginning of the time period। जितने आपके टाइम शुरुआत में जितने कस्टमर्स थे और जितने आप खो चुके हो, ठीक है, आपको उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा विथ उस ड्यूरिंग टाइम पीरियड में। तो आपको क्या कैलकुलेशन आपका क्या निकलेगा, चर्न रेट का। चलो नेक्स्ट है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। अगेन वेरी इजी कॉन्सेप्ट। कस्टमर एक्विजिशन क्या होता है, एक्वायर करना, मतलब एक टर्म है, सिंपली आप समझो प्राप्त करना, मीन्स हम एक्वायर कर रहे हैं। ओके, कि कस्टमर्स को एक्वायर करने में आपका क्या कॉस्ट जा रहा है, वही होता है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। इट मेजर्स हाउ मच एन ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड्स टू एक्वायर न्यू कस्टमर्स। न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करने में कितना एफर्ट लग रहा है, जो भी मार्केटिंग एफर्ट, सेल्स एफर्ट लगता है, जो भी इक्विपमेंट लगता है कन्विंस करने में, सो वो सबको मॉनेटरी टर्म्स में अगर आप मेजर करोगे तो उसका क्या कॉस्ट निकल के आएगा, दैट इज़ कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। ओके, चलो नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये तो आप समझ गए होगे फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि आपका कितना एक हेल्दी रिलेशन बिल्डअप है कस्टमर के साथ। ठीक है, कितना लॉयल कस्टमर्स आपके पास है कि जो आपके प्रोडक्ट्स रेगुलर बेसिस पे जो खरीद रहे हैं, वो होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजीज, टेक्नोलॉजीज दैट कंपनीज यूज टू मैनेज एंड एनालाइज कस्टमर इंटरैक्शन, कस्टमर लाइफ साइकिल से कितने कस्टमर्स आप रिटेन करके रखे हो। और रिटेंशन रेट आपको कैसे पता चलेगा, बाय CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से। ठीक है, ये एबिलिटी है टू कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, कस्टमर को होल्ड करना, उनके इन्फॉर्मेशन, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल्स और जो भी रिलेटेड, जो भी रिक्वायर्ड आपको डेटा चाहिए कस्टमर का, आपके पास वो कस्टमर का डेटा हो, ताकि आप एक जो है एक रिलेशन अच्छा आप बिल्डअप कर पाओ कस्टमर से। आप उनको फ्रीक्वेंट बेसिस पे आप उनको कॉल करो, उनकी क्वेरीज़ को लो, क्या उनको प्रॉब्लम है, उनके आपका प्रोडक्ट उनको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो रिटेन करने के बहुत सारे टेक्निक्स और प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दिस इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। नेक्स्ट है ग्रोथ मार्केटिंग। ग्रोथ मार्केटिंग क्या है, ये एक प्रोसेस है ऑफ डिज़ाइनिंग एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स टू ऑप्टिमाइज मीन्स मैक्सिमाइज एंड इम्प्रूव द रिजल्ट ऑफ टारगेट एरिया। जो भी आपने जो टारगेट एरिया जो चूज़ किया है कि मेरे यहाँ के कस्टमर्स होने चाहिए, ठीक है, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, जो आपका टारगेट मार्केट है
उस टारगेट मार्केट को इम्प्रूव करने के लिए, उसको मैक्सिमाइज़ करने के लिए जो भी आप कंडक्ट करोगे एक्सपेरिमेंट्स, वो होता है मेरा ग्रोथ मार्केटिंग। ये एक तरह का स्ट्रैटेजी है जिसमें आप क्या करोगे, कस्टमर्स को रिटेन करके रखोगे, रिवेन्यू और परफॉर्मेंस मेजरमेंट वहाँ पे होगा, कितने आपके लॉयल कस्टमर्स हैं, कितने अनलॉयल कस्टमर्स हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करेगी किसमें, ग्रोथ मार्केटिंग में। कि आपने जो मार्केटिंग किया है, जो टेक्निक्स आपने इस्तेमाल की है, उस टेक्निक्स के थ्रू आपका जो ग्रोथ है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ऑब्जर्व करोगे उन सारी चीज़ों को। So growth marketing can be applied across your business to areas referenced with the acronym AAA. AAR क्या है? फर्स्ट अवेयरनेस, सेकेंड है एक्विजिशन, अवेयरनेस होना चाहिए, एक्विजिशन होना चाहिए, एक्टिवेशन, कितने एक्टिव कस्टमर्स हैं, फिर रेवेन्यू, रिटेंशन, कितना रिटेन करके रख रहे, और रेफरल मीन्स कि कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट पसंद आए कि नहीं पसंद आए, वो आपको रेफरेंस देंगे, या जो भी आपके जो भी कस्टमर का कस्टमर होगा उसके रेफरेंस के थ्रू आप उनको प्रोडक्ट सेल करोगे। अब जैसे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू एक और कस्टमर गया, उस कस्टमर ने वो भी सेम नूडल्स का पैकेट ख़रीदा, तो किसके, वो रेफरेंस के थ्रू ख़रीदा, सो दैट इज़ रेफरल। सो AAR अवेयरनेस, एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रेवेन्यू, रिटेंशन, रेफरल, दिस इज रिलेटेड टू ग्रोथ मार्केटिंग। नेक्स्ट है ब्रांड पोजीशनिंग। ब्रांड पोजीशनिंग क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है कितना अलग है कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से। ये कैसे पता चलेगा? ब्रांड पोजीशनिंग से पता चलेगा। इट इज़ हाउ यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स एंड हाउ कस्टमर्स आइडेंटिफाई एंड कनेक्ट विथ योर ब्रांड। ठीक है, ये बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे आप लोशन का ही ले लो, लोशन का बहुत सारा ब्रांड है, नीविया है, पॉन्ड्स है, ओके, उसके बाद फिर लैक्मे है, डव है, बहुत सारे आपके लोशंस के, वैसलीन है, ब्रांड्स है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उसके पैकेजिंग से, उसके लेबलिंग से, ठीक है, उसके बॉटल से आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये नीविया का प्रोडक्ट है। अब अगर नीविया आप नाम नहीं भी देखोगे, बट आपने अगर उसका प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो आप उसके बैक साइड के बॉटल से भी आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि हाँ ये नीविया का प्रोडक्ट है। कैसे? क्योंकि उसके पैकेजिंग से, उसके ब्रांडिंग से आपको पता चल जाएगा। तो ब्रांड पोजीशनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कस्टमर्स को आपके प्रोडक्ट पसंद आएगा तो डेफिनेटली वो रेगुलर बेसिस पे आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इसीलिए ब्रांड को जो होता है, ब्रांड क्या होता है, ब्रांड को एकदम टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए कि आपका जो ब्रांड है वो नाम सुन के ही पता चल जाए कि हाँ ये ब्रांड है तो ये ब्रांड बहुत अच्छा है। तो उसकी पोजीशनिंग कैसे करोगे, ये सारी टेक्निक्स जो है आपको पता होनी चाहिए बीइंग अ मार्केटर। Brand positioning can be conveyed through a variety of means including tone, voice, visual design and the way your company represents itself in person and on social media। ठीक है, कैसे आप पोजीशन कर रहे हो अपने ब्रांड को। ओके, नेक्स्ट भी यही है, सेम ब्रांड पोजीशनिंग, यहाँ भी वही है। नेक्स्ट है बायर पर्सोना। बायर पर्सोना क्या है? आर सेमी फिक्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडल कस्टमर्स। Buyer personas should include demographic, psychographic and behavioral information, and they tend to go more in depth about the role and influence these people have within their companies, emphasizing their goals and motivations। See, buyer personas क्या होते हैं? आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो भी आइडल कस्टमर्स हैं, जो कस्टमर्स जो रेगुलर बेसिस पे जो खरीद रहे हैं, ठीक है, एक तरह के उनके क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। जैसे आपने रिसर्च में पढ़ा होगा कि जो सैंपल है, सैंपल क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव है किसका, पॉपुलेशन का। तो सिमिलरली बायर पर्सोना क्या है, आइडल कस्टमर्स जो है, बायर पर्सोना क्या है, रिप्रेजेंटेशन से किसके, आइडल कस्टमर्स, कि मेरे कस्टमर्स ऐसे होने चाहिए, ये मेरे आइडल कस्टमर्स। तो ये कैसे, इसमें डेमोग्राफिक भी हो सकता है, ठीक है, लोकेशन के थ्रू, साइकोग्राफिक भी हो सकता है, बिहेवियरल भी हो सकता है, कि जिसमें जितनी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा डेप्थ में जा कर के उन पीपल को इन्फ्लुएंस करना, उनको अपने आइडल कस्टमर्स बनाना विद इन देयर कंपनीज, उनके गोल्स और मोटिवेशंस को समझना। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट बायर पर्सन। नेक्स्ट है क्लिक थ्रू रेट।
क्लिक थ्रू रेट क्या होता है, जैसे सपोज इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे आप फेसबुक चला रहे हो, ठीक है, फेसबुक चला रहे हो तो बीच बीच में क्या आ जाता है, बीच बीच में एड्स आ जाता है, एड्स आता है ना, किसी भी चीज़ का ऐड। फॉर एग्जांपल आपने कोई ज्वेलरी देखी हो मिंत्रा पे, उसका ऐड आ जाएगा, ठीक है, मिंत्रा का ऐड आ जाएगा, या अमेज़ॉन का ऐड आ जाएगा, ठीक है, या किसी ब्रांड, किसी क्लोथिंग ब्रांड का ऐड आ जाएगा। तो वो ऐड जब आता है, अगर आप उस ऐड पे क्लिक कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, क्लिक थ्रू रेट। मीन्स उस क्लिकिंग के थ्रू आप कस्टमर आपके प्रोडक्ट की तक पहुंच रहे हैं। मीन्स कितना क्लिक करके कस्टमर्स जो हैं आपके प्रोडक्ट की ओर जा रहे हैं। सो क्लिक थ्रू रेट मेजर्स द परसेंटेज ऑफ रेसिपिएंट्स who clicked on a link within your email. It indicates the level of engagement and interest generated by a content and call to action. अब सपोज ऐड आया ज्वेलरी का, आपने क्लिक करके देखा, आपको ज्वेलरी पसंद आ गई, आपने फ़ौरन क्या किया, उसको कार्ट में डाला, ऑर्डर प्लेस कर दिया। सो आपने क्या किया, पूरा एक्शन आपने विद इन कुछ मिनट में आपने वो एक्शन पूरा कंप्लीट कर दिया। सो वो था क्लिक थ्रू रेट। मीन्स क्लिकिंग के थ्रू आपके कितने गुड्स जो हैं, आपके कितने प्रोडक्ट्स जो हैं वो कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, कितने लोग ख़रीद रहे हैं आपके प्रोडक्ट को। इट इंडिकेट्स द लेवल ऑफ इंगेजमेंट, ठीक है। द एवरेज क्लिक थ्रू रेट फॉर ईमेल कैंपेन्स इज अराउंड 2.5%. However, the CTR can vary based on factors like quality, relevance of the content, strength of your call to action and the clarity of your email design. बहुत सारे लोग हैं क्लिक करते हैं, देखते हैं, पर नहीं उतना अच्छा लगता तो फिर वो छोड़ देते हैं। सो इट इंटायरली डिपेंड्स ऑन योर क्वालिटी। आपका क्वालिटी कैसा है, इंफीरियर है, सुपीरियर है, उसके बेसिस पे कस्टमर्स का माइंडसेट होता है कि वो ख़रीदेंगे या नहीं ख़रीदेंगे। सो सिंपली यही है कि कुछ ऐड वैड आ रहा हो, उस पर आप क्लिक करो, आपने कोई एक्शन किया, सो पॉजिटिव एक्शन हुआ तो वो मार्केटिंग के फेवर में जाएगा, मार्केटर्स के, और नेगेटिव एक्शन रहा तो फिर कोई उनको परसेंटेज वैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कन्वर्शन रेट क्या है। सिंपली पुट द कन्वर्शन रेट इज़ द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल हु कंप्लीट द डिजायर्ड एक्शन ऑन अ गिवन वेब पेज एंड द नंबर ऑफ पीपल हु विजिट दैट वेब पेज। सिमिलरली जो मैंने अभी जस्ट ऊपर समझाया, कन्वर्शन रेट क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं जो ऐड को देख करके उस वेबसाइट तक पहुंचेंगे, ठीक है, उसके बाद देखेंगे, परचेज करेंगे, उसके बाद फाइनली वो क्या करेंगे, रेटिंग देंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं। कुछ कस्टमर्स ऐसे जो ऐड देखेंगे, ऐड देख के वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे डिसाइड करेंगे लेना है कि नहीं लेना है, और अगर येस रहेगा तो फिर ये सारा ये एक्शन वापस से रिपीट होगा, और अगर नो होगा तो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा। सो कन्वर्जन रेट क्या होता है कि कितने लोग हैं जो आपका ऐड देख के, आपके वेबसाइट्स को देख करके वो परचेज़ किए हैं प्रोडक्ट, और कितने लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके वेबसाइट को विज़िट किए हैं। ये होता है कन्वर्जन रेट, रेशियो निकालना होता है इसमें। ओके, डन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट मार्केट फिट। प्रोडक्ट मीन्स आपका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कितना फिट हो रहा है। व्हेन योर प्रोडक्ट फुलफिल्स अ मार्केट्स नीड यू अचीव प्रोडक्ट मार्केट फिट। आपका जो प्रोडक्ट है अगर कस्टमर के नीड को फुलफ़िल कर रहा है, उनको सेटिस्फाई कर रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्या है, मार्केट फिट है। और ये कैसे पता चलेगा, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से पता चलेगा। इंट्रोडक्शन होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी होता है, डिक्लाइन होता है। अगर आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन फेज पे है तो वो ग्रोथ में जाएगा, फिर मैच्योर होगा, फाइनल डिक्लाइन होगा, तो उसके ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। बट आपका अगर प्रोडक्ट डेड है, ऑलरेडी डिक्लाइन स्टेज पे है, तो फिर उसको आप क्या करोगे, उसको या तो आप उसको रेनोवेट करोगे, प्रोडक्ट को इम्प्रूव करोगे, उसमें इम्प्रूवमेंट ला के निकालोगे, या कुछ भी फर्दर एक्टिविटी जो भी आप अपने प्रोडक्ट में करोगे। तो प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, आपका अगर प्रोडक्ट मार्केट में चल रहा है, कस्टमर्स खरीद रहे हैं, तो वो मार्केट के हिसाब से वो प्रोडक्ट फिट है, और अगर नहीं चल रहा है तो फिर वो मार्केट के हिसाब से वो प्रोडक्ट फिट नहीं है। नेक्स्ट है कस्टमर जर्नी। कस्टमर जर्नी क्या होता है, इज़ अ वे ऑफ ट्रैकिंग अ कस्टमर्स एक्सपीरियंस विथ योर कंपनी फ्रॉम अ विजिटर्स फर्स्ट इंटरैक्शन थ्रू व्हेन दे साइन अ डील। कस्टमर का जर्नी कब होता है, अब सपोज जो मैंने अभी ऊपर आपको जस्ट यहाँ पे समझाया, क्लिक थ्रू रेट। सिंपली कस्टमर का जर्नी क्या होगा, वो क्लिक करेगा,
ठीक है, उस वेबसाइट पे जाएगा, प्रोडक्ट को देखेगा, अवेयर होगा प्रोडक्ट से, फिर डिसाइड करेगा कि ख़रीदना है कि नहीं ख़रीदना है, फिर फाइनली वो परचेज़ करेगा, फिर लास्ट में वो क्या देगा, रेटिंग देगा। यही था। तो कस्टमर जर्नी भी यही होता है कि कस्टमर जो है आपका कैसे कैसे आपके प्रोडक्ट की तरफ पहुंचा है, उसको ख़रीदा है, उसको रेट किया है। तो सिंपली कस्टमर जर्नी यही है कि कस्टमर के एक्सपीरियंस को ट्रैक करना, कि जो विज़िटर है वो फर्स्ट टाइम विज़िटर है। अब सपोज़ आपका प्रोडक्ट यहाँ पे तो ख़रीदा गया, ठीक है, ऐड देख करके। अगर कस्टमर को आपका प्रोडक्ट पसंद आया है तो डेफिनेटली ही और शी विल गोइंग टू परचेज मोर एंड मोर, खरीदेगा। और अगर नहीं पसंद आया तो फिर वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ओके, सो यही होता है कस्टमर के जर्नी का। चलो अब है टॉप ऑफ द फनल, ठीक है। एक होता है टोफू, एक होता है मूफू और एक होता है बोफू। मैं तीनों यही समझा देती हूँ। फनल क्या होता है, आपने सुना होगा, फनल ऐसे करके एक होता है, कुप्पी टाइप होता है, ठीक है, आपने सुना होगा। वेट, लेट मी मेक दिस प्रॉपरली। ओके, ओके, ऐसा टाइप का एक फनल होगा जिसको हिंदी में कुप्पी कहते हैं, सुने होंगे। तो ये क्या है, टॉप ऑफ द फनल। टॉप ऑफ द फनल क्या रिप्रेजेंट करता है, हाउ योर प्रोस्पेक्ट्स इनटू कस्टमर्स refers to the first stages of the buying process. During this stage, buyers are becoming aware that they have an issue and are looking for more information. See, यहाँ पे देखोगे आप बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है, यहाँ पे देखोगे बहुत ज़्यादा गैप है, मिडिल में देखोगे कम है, और फिर लास्ट में देखोगे, लास्ट में तो एकदम ही बहुत कम गैप है। तो टॉप ऑफ द फनल क्या बताता है, टॉप ऑफ द फनल यही बताता है कि जो भी आपका ऊपर में कस्टमर्स आपके बहुत सारे आएंगे, यहाँ पे आपके बहुत सारे, बहुत लार्ज अमाउंट में कस्टमर्स आएंगे, मैसिव पॉपुलेशन यहाँ पे कस्टमर्स का होगा, जो आपके प्रोडक्ट को देखेंगे, अवेयर होंगे, अटेंटिव होंगे उनको, और जो भी है, जो भी डिसाइड है वो डिसीजन वहाँ पे बनाएंगे, अवेयरनेस जागेगा। तो टॉप ऑफ द फनल में यही होता है कि जो फर्स्ट स्टेज होता है बाइंग प्रोसेस का, उसमें कस्टमर्स क्या होता है, अवेयर होता है। अवेयरनेस जागने के बाद वो अटेंटिव होगा, वो उस चीज़ को गौर करेगा, ध्यान से देखेगा कि वो प्रोडक्ट उसके काम का है कि नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेगा। ये कब होता है, ये टॉप ऑफ द फनल में, ठीक है। अब बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है, नेक्स्ट आप यहाँ देखोगे, बॉटम बोलो, सॉरी, मिडिल ऑफ द फनल में, कि जो मिडिल स्टेज ऑफ द बाइंग प्रोसेस है वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ उनको एक प्रॉब्लम है, फिर उस चीज़ पे वो रिसर्च करेगा। मीन्स मिडिल स्टेज में क्या होगा, मिडिल स्टेज में ये होगा कि आपका प्रोडक्ट को लेकर के वो अवेयर हो गया है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अब जैसे सपोज टूथपेस्ट का एग्जांपल ले लेती हूँ, ठीक है। टूथपेस्ट जब फर्स्ट टाइम मार्केट में आया होगा तो बहुत लोग अनअवेयर होंगे, ठीक है, कि कोलगेट ले लो या किसी का भी एग्जांपल ले लो, पहले पाउडर वाला टूथपेस्ट आता था, ठीक है, अब जो है पेस्ट वाला आता है टूथपेस्ट। तो पाउडर वाला टूथपेस्ट सब लोग करते थे, बट टूथ पाउडर उस टाइम पे रहता था, बट जब टूथपेस्ट आया तो बहुत लोग अवेयर हुए कि अच्छा ये पेस्ट टाइप की चीज़ है, ये बहुत थोड़ी गीली गीली रहती है, इसमें पानी उतना ज़्यादा लगाना नहीं पड़ता है, ये पानी हल्का सा ही लेके हम ब्रश कर लेंगे। तो बहुत लोग अवेयर होंगे, फिर उसको सर्च करेंगे कि अच्छा ये किस चीज़ का बना होता है, इससे हार्मफुल रिएक्शन तो नहीं होगा मेरे टीथ को लेकर के। वो तब वो कहाँ पहुँच जाएंगे, मिडिल ऑफ फनल में पहुँच जाएंगे। और फाइनली जब उसको वो ख़रीद लेंगे, उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत बेनिफिट है ये प्रोडक्ट, इसमें हाथ में लेना नहीं पड़ेगा, सीधा आप ब्रश में लो और फिर आप टूथपेस्ट आप ब्रश कर लो। सो लास्ट में क्या होगा, बहुत कम कस्टमर्स पहुँचेंगे जो फुल्ली अवेयर होंगे, जिनको ज़रूरत होगी इस चीज़ की, वो उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। तो टॉप ऑफ द फनल में यही बताया है कि बायर्स यहाँ पे अवेयर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। इसको मैं हाईलाइट कर दी थी, बायर्स जो होते हैं, बायर्स बिकम अवेयर और लुकिंग फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। वेयर एस मिडिल में क्या होता है, ठीक है,
बायर्स आइडेंटिफाई करते हैं कि ठीक है ये प्रॉब्लम है, और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो रिसर्च करते हैं, उसके कंटेंट्स को ढूंढते हैं, केस स्टडी करते हैं और एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जो उनके पास जो भी प्रॉब्लम है। मिडिल ऑफ द फनल में, जिसको हम मोफू भी कहते हैं। बॉटम ऑफ द फनल में क्या होता है, ये मेरा लास्ट स्टेज होता है बाइंग प्रोसेस का। इसमें बायर क्या होता है, बायर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको पता रहता है कि वो प्रोडक्ट को ख़रीदेगा या नहीं ख़रीदेगा, ठीक है। रिसर्च पॉसिबल सॉल्यूशन एंड इज़ गेटिंग रेडी टू बाय। इस स्टेज में बायर्स क्या होता है, एक फ्री डेमो रिक्वेस्ट करता है कि फ्री डेमो मेरे को करके दिखाइए, जिससे कि और ज़्यादा हमको क्लैरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ प्रोडक्ट हम सच में ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। और बिगनिंग कन्वर्सेशन विद द सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। ओके, सो ये थे आपके 3 टॉप ऑफ द फनल, जिसमें बायर है अवेयरनेस चाहता है, इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। मिडल ऑफ द फनल में क्या होता है कि इसमें वो उसको पता है कि हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम है, और इस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करता है, ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, केस स्टडी करता है, इन डेप्थ स्टडी करता है, एंड फाइनली बॉटम ऑफ द फनल में क्या करता है, वो फिर डिसीजन बनाता है कि उसको प्रोडक्ट लेना है या नहीं लेना है, येस और नो। ओके, सो ये थे हमारे आज के 20 टर्म्स, मार्केटिंग टर्म्स थे ये। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, टर्म्स आपको समझ में आए होंगे। बहुत सारे लोगों ने टर्म्स ये पढ़ा होगा, बट कुछ लोग को ये टर्म्स नहीं भी पता होंगे। सो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करिए, ठीक है। बहुत आई नो थोड़ी सी लंबी वीडियो चली जाती है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाए, मैं भगाना नहीं चाहती हूँ। 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, बट आई मेक श्योर कि आपको सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो अगर आपको प्लीज़ पसंद आती है वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, बिकॉज PPTs बनाने में बहुत टाइम जाता है, बहुत हार्ड वर्क लगता है। सो प्लीज़ अगर लाइक थोड़ा सा भी कर देंगे तो मोटिवेशन आएगा, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊँगी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग।